Today is the 4th of August. This is आज transition 4 अगस्त है। protocol. ये ट्रांजिशन प्रोटोकॉल है। दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। जब हम प्रसारण में आते हैं तो उस समय वास्तव में जो कुछ हो रहा होता है वह सब हम आपको बताते हैं। लेकिन फिर भी अगले ही दिन कुछ नई और महत्वपूर्ण घटनाएं हो जाती हैं और हमें वे आपके सामने लाकर खुशी होती है। ये ऐसी जानकारी है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सीधे उन लोगों से आती है जो हम पर भरोसा करते हैं कि हम ये जानकारी बिना किसी लाग लपेट के आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप हमारे काम का समर्थन करते हैं तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाएं। हमें ये बताते हुए खुशी है कि हमारा काम वैश्विक स्तर पर फैल रहा है और बढ़ रहा है। और कृपया हमारे सबस्टैक चैनल पर जाएं। उसका नाम भी ट्रांजिशन प्रोटोकॉल ही है। पेड सदस्य बनिए। हम आपको ये खबर हर हफ्ते 2 बार पहुंचाएंगे। और मेरे साथ हैं मेरे प्रिय मित्र और सहयोगी पेपे एस्कोबार। वे आपको इस वक्त जैसी जैसी खबरें सामने आ रही हैं सब बताएंगे। शुरू कीजिए पेपे। As it is happening right now. Go ahead, Pepe. Thanks, Mr. Z. Thanks, everybody. Greetings. धन्यवाद मिस्टर जेड, आप सभी का धन्यवाद। नाटोस्तान के दिल में स्थित मेरे छोटे से बगीचे से आप सभी को नमस्कार। यहाँ कम से कम हम हर तरफ छाए काले बादलों से सचमुच सुरक्षित हैं। लेकिन हाँ, एक बार फिर हमें हर दिन खुफिया रिपोर्टें मिलती हैं। आज मुझे नवीनतम रिपोर्ट को थोड़ा और समय देकर समझने का मौका मिला। उसमें कई दिलचस्प बातें हैं जिनमें कुछ अहम तारीखें भी शामिल हैं। और जाहिर है ईरान, पाकिस्तान और पूरे पश्चिम एशिया के कई पक्षों, ज़्यादातर जीसीसी के बीच हो रही फ़ोन कॉलों की बाढ़ के पीछे क्या है। तो मैं एक अलग बिंदु से शुरू करता हूँ क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका संबंध होर्मुज मध्य में नौवहन को लेकर ईरान और ओमान के बीच सीधे चल रही बातचीत से है। तेहरान और मस्कट के वार्ताकारों के बीच, यानी ये एक द्विपक्षीय बातचीत है और बेहद तकनीकी है। So this is a bilateral negotiation, extremely technical. For the moment, as best as we know, फिलहाल हमारी सबसे अच्छी जानकारी के मुताबिक और अलग-अलग स्रोतों से जो पता चल रहा है, वे इस संभावना तक पहुंच रहे हैं कि आने वाली हर चीज पर ईरान का पूरा नियंत्रण स्थापित किया जाए। और निश्चित रूप से बाहर जाने वाली हर चीज का समन्वय ओमान करेगा, लेकिन ईरानियों की निगरानी के अधीन। ये तकनीकी बातचीत है और चूंकि ओमानी इस व्यवस्था के पक्ष में है, इसलिए इसकी संभावना बहुत बहुत ज्यादा है कि ये व्यवस्था अगले कुछ, वास्तविक रूप से कहें तो अगले कुछ दिनों में पक्की हो जाएगी। और ये एक फे अकॉम्प्ली होगा, जैसा हम यहाँ फ्रांस में कहते हैं, यानी एक स्थापित तथ्य जिस पर कोई विवाद नहीं होगा। इसे अमेरिका के सामने पेश किया जाएगा क्योंकि ये होर्मुज जलमर्द की सीमावर्ती राष्ट्र हैं और वह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में स्थित नहीं है। which is not situated in international waters. The northern part is Iranian territory. उत्तरी हिस्सा ईरानी क्षेत्रीय जल क्षेत्र है और दक्षिणी हिस्सा ओमानी क्षेत्रीय जल क्षेत्र है। इसलिए वे ऐसा समाधान ढूंढ रहे हैं जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। इसमें शुल्क लेना, प्रबंधन, प्रशासन और सुरक्षा शुल्क शामिल होंगे। उन्हें जिस भी तरीके से बिल किया जाए या कहा जाए। और ये एक तकनीकी और कूटनीतिक बातचीत है जो आगे बढ़ रही है। यह उस स्थिति के बिल्कुल उलट है जो समझौता ज्ञापन यानी MOU के मामले में हो सकती थी अगर अमेरिकी पक्ष इसे परिपक्व और कूटनीतिक तरीके से करता। तो आइए एक बार फिर उस मशहूर मृत बिल्ली वाले MOU पर लौटते हैं, या उस बिल्ली पर जो गहरे कोमा में थी, या उस बिल्ली पर जो अभी तक मरी नहीं है। तो वह बिल्ली, ये बहुत जिद्दी बिल्ली है। So the cat this is a very persistent cat. He refuses to die. Even though he has been वह मरने से इनकार करता है। पिछले कुछ हफ्तों से उसे बार-बार चिकित्सकीय रूप से मृत घोषित किया जा चुका है, फिर भी वो वहीं है, किसी तरह टिका हुआ है। और बेशक इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि पूरा तंत्र और बिल्ली खुद भी फिर से जीवित हो जाएं, बशर्ते कि जाहिर है होमर की असली ओडिसी से सीधे जीव्स खुद आकर कोई दखल दें और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने बैठे उस ठग के 4 साल के दिमाग में कुछ समझदारी भर दें। लेकिन एक अलग कहानी है, जैसा कि आप बहुत बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और वह मूर्त है, बेरहमी से जटिल है और उसका किसी के पास कोई समाधान नहीं है सिवाय एक बार फिर किसी दैवी चमत्कार के।
solution for it, except once again a divine miracle. Okay, instead of divine miracle, let's go ठीक है, दिव्य चमत्कार की बात छोड़कर आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ नोट्स लिए हैं क्योंकि ये बेहद दिलचस्प है। इसमें ईरान और पाकिस्तान से जुड़ी बहुत सटीक तारीखों वाली कई त्रिकोणीय कड़ियां हैं। तो ईरान पाकिस्तान का ये तालमेल और उनकी लगातार कूटनीतिक बातचीत हर दिन और ज्यादा परिष्कृत होती जा रही है। तो अभी क्या हुआ है? हफ्ते की शुरुआत में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची को इस्लामाबाद आने का न्योता दिया जब भी अराक्ची जाने का फैसला करें। यानी यह खुला निमंत्रण है। जाहिर है यह अगले कुछ दिनों में होगा और इसका संबंध बेशक मृत बिल्ली को फिर से जिंदा करने की संभावना से है। possibility of reviving the dead cat. And then there's another invitation that is immensely और फिर एक आमंत्रण है जो बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी है। ये संसद के प्रमुख गालिबाफ के लिए है। और वैसे भी वे चीन के साथ रणनीतिक संबंधों के प्रभारी सबसे माननीय अधिकारी हैं। ये हमें एक बार फिर स्पष्ट कारणों से चीन पाकिस्तान ईरान के इस गठजोड़ की ओर ले जाता है। दोनों ही बेल्ट एंड रोड के सहभागी हैं। पाकिस्तान के पास विशाल चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है। ईरान में ऊर्जा क्षेत्र में अलग अलग तरह के चीनी निवेश हैं। बुनियादी ढांचे का निर्माण है, मेट्रो का निर्माण है, जो भी कहिए। इसलिए दोनों ही नई सिल्क रोड के सहभागी हैं, जैसे वे प्राचीन काल में भी थे। सिल्क रोड के दौर में सदियों तक, फिर खोए के युग के बाद सिल्क रोड का पतन शुरू हुई। the Silk Roads after the era of discoveries started to go down. So the idea is for Galibaf to be in visiting. तो योजना यह है कि गालिबाफ 14 अगस्त को इस्लामाबाद जाएंगे, जो आज से क्या 12 या 11 दिन बाद है। यानी सचमुच बस एक हफ्ते से थोड़ा ज्यादा समय बाकी है, बिल्कुल नजदीक। औपचारिक पहलू यह है कि 14 अगस्त पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। आमतौर पर पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर विदेशी मेहमान नहीं होते। ये एक औपचारिक और आमतौर पर पाकिस्तान के भीतर का ही आयोजन होता है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारिए मिस्टर जेड। बिल्कुल सही, धन्यवाद। इस मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण विदेशी गणमान्य व्यक्ति और मेहमान की मौजूदगी 14 अगस्त को ही वहां क्यों? क्योंकि एक और तारीख सामने आ रही है और वह है 16 अगस्त। इसलिए गालिबाफ 14 अगस्त के लिए वहां हो सकते हैं और 2 दिन अतिरिक्त रुक सकते हैं। आखिरकार उन्हें पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ बहुत कुछ चर्चा करना है, ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर और बेशक उस मरी हुई बिल्ली को लेकर। Mediation between Iran and the United States, and of course the dead cat. August 16 is the 16 अगस्त अहम तारीख है। दरअसल समय सीमा कहती है कि 16 अगस्त को 60 दिनों की अवधि खत्म हो जाती है। यह एमओयू के बाद की अवधि थी जिसमें दोनों पक्ष ईरान और अमेरिका उस बात पर चर्चा करने वाले थे जिसे एमओयू में दोनों राष्ट्रपतियों ने मंजूर किया था और हस्ताक्षर किए थे। तो फिर पाकिस्तानी चाहते क्यों हैं कि गालिबाफ 16 अगस्त को इस्लामाबाद में हो, जिस दिन समय सीमा खत्म हो रही है? क्योंकि जाहिर है पहले से ही इस पर विचार है कि इस डेड कैट के साथ क्या किया जाएगा। क्या ये डेड कैट एक बार फिर पहुंचते ही खत्म हो जाएगा? क्या इसे फिर से जिंदा किया जाएगा? क्या इसका दायरा बढ़ाया जाएगा? क्या यह किसी आगे के समझौते की दिशा में शुरुआती आधार बन सकता है, यह मानते हुए कि अमेरिकियों और ईरानियों के बीच किसी न किसी तरह की अप्रत्यक्ष बातचीत पहले से चल रही होगी? indirect negotiations already between the Americans and the Iranians. So this is quite interesting because it proves to all of us that तो ये काफी दिलचस्प है क्योंकि इससे हम सबको साबित होता है कि पाकिस्तानियों ने ईरानियों के साथ जो कुछ भी चर्चा की उसके बाद भी वे मानते हैं कि मरी हुई बिल्ली को फिर जिंदा किया जा सकता है। और एक बहुत अहम बात, पिछले 24 घंटों से अमेरिकी मुख्यधारा का मीडिया ये कहानी चला रहा है कि होर्मुज जलसंधि को संभावित रूप से फिर खोलने के मामले में ईरान अतिरिक्त मांगें कर रहा है। ये बिल्कुल बकवास है। क्यों? क्योंकि व्यापार के मामले में ईरान जो मांग रहा है वह पहले से ही एमओयू में है, यानी वह मरी हुई बिल्ली के लिखित दस्तावेज में पहले से मौजूद है। युद्ध रोकिए। वे जो कुछ कह रहे हैं वह सब एमओयू में पहले से है।
और यही बात नेता मुज्तबा खामेनी के सबसे वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मोहसिन रजाई ने कल कही थी। सर्वोच्च नेता मूल रूप से अमेरिकियों से बस इतना कह रहे हैं कि वे बड़ों की तरह व्यवहार करें। Basically is asking the Americans to behave like adults. That's his message. This is what Mohsen Reza यही उनका संदेश है। मोहसिन रजाई ने ईरानी टेलीविजन के एक स्वतंत्र चैनल से यही कहा। यह एक लंबा और विस्तृत इंटरव्यू था। उन्होंने कहा, नहीं, मूल बात यह है कि उन्हें उन प्रतिबद्धताओं का सम्मान करना होगा जो उन्होंने MOU में की थी। इसमें युद्ध का अंत, प्रतिबंधों को हटाना, उसके खिलाफ लगे प्रतिबंधों के साथ साथ अतिरिक्त प्रतिबंधों को हटाना और हमारा पैसा हमें वापस देना शामिल है। यह भी MOU में है। यह सब पहले से ही MOU में शामिल है। तो ईरानियों की ओर से, सबसे ऊपर से, स्वयं नेता मुज्तबा की ओर से, और अगर हम उनके शीर्ष सैन्य सलाहकार की टिप्पणियों पर ध्यान दें तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। यह सब पहले से ही उसमें मौजूद है। और यह सब उसी अहम बिंदु पर आकर टिकता है कि अमेरिकियों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर तो किए, लेकिन Junerics Makery Times C keving with data prithritho bo small. The commitments, they never intended to fulfill these commitments. So if they behave like adults and they start fulfilling the तो अगर वे बड़ों की तरह व्यवहार करें और प्रतिबद्धताओं को पूरा करना शुरू करें तो हम फिर से बातचीत की मेज पर लौट आएंगे। इसका मतलब है कि बिल्ली जिंदा है। फिलहाल बिल्ली लगभग मर चुकी है क्योंकि दूसरी तरफ बस प्रतिबद्धताओं का सम्मान नहीं हो रहा है। लेकिन यह ऐसी बात है जिसे 4 साल का बच्चा भी समझ सकता है, मगर जाहिर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं समझते। खैर, तो हमें अगले कुछ दिनों में अरागची की पाकिस्तान की संभावित यात्रा पर ध्यान देना होगा, पहली बात। दूसरी बात, 14 अगस्त को क्या होने वाला है? क्या गालिबाफ इस्लामाबाद जा रहे हैं? अगर वे जाते हैं और पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि बनते हैं तो शायद वे 2 दिन और रुकेंगे। और 16 अगस्त को MOU की 7 दिनों वाली समय सीमा पूरी होती है। फिर देखेंगे कि डेड कैट कहाँ जाती है ना? बहुत बहुत अहम बात है। एक बार फिर यह दिलचस्प है क्योंकि पाकिस्तानी किसी तरह औपचारिक तारीखों और उनसे जुड़े तमाम पहलुओं, रिवाजों, कूटनीतिक रिवाजों को उस अहम कूटनीतिक बातचीत के साथ जोड़ रहे हैं जो फिलहाल अमेरिकियों की वजह से रुकी हुई है बेशक। और ईरानी जाहिर तौर पर इस खेल में शामिल होने को तैयार होंगे। हमारे पास अभी तक तेहरान से कोई पुष्टि नहीं है कि अरागची जा रहे हैं और फिर 14 अगस्त को गालिबाफ जा रहे हैं। इसलिए हमें इंतजार करना होगा कि क्या ये दोनों दौरे वास्तव में होते हैं। अगर होते हैं तो ये बहुत बहुत बड़ा कदम आगे होगा। इसका मतलब होगा कि वो कैट अभी मरी नहीं है, तो हमें इंतजार करना होगा। लेकिन सच यह है कि इसे पाकिस्तानी कूटनीति बुन रही है और जाहिर है ईरानियों के साथ करीबी तालमेल में। साथ ही एक बहुत अहम बात यह है कि होर्मुज जलदमर मध्य को लेकर ईरान और ओमान के बीच तकनीकी बातचीत चल रही है और उसमें प्रगति हो रही है। और एक बहुत बहुत अहम बात, रविवार को फोन कॉल्स की इस हड़बड़ी के बीच शायद सबसे महत्वपूर्ण रविवार वाला फोन कॉल 3 पक्षों के बीच था। और अंदाजा लगाइए इस कॉल में कौन थे? अरागची, फील्ड मार्शल असीम मुनीर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल। तो ये बेहद महत्वपूर्ण फोन कॉल है क्योंकि इससे साबित होता है कि सऊदी कूटनीति के मामले में उनकी कभी कभी की अपरिपक्वता या यहाँ तक कि मूर्खता के लिए हम उन्हें चाहे जितना भी दोष दें। यमन के खिलाफ उन्होंने व्यावहारिक रूप से अपनी जंग फिर से भड़का दी थी, लेकिन अब वे पीछे हट रहे हैं, अपना रुख नरम कर रहे हैं। वे अब ईरान और अमेरिका के बीच की कूटनीतिक प्रक्रिया में शामिल हैं। सऊदी और पाकिस्तानी भी इसमें हैं। सऊदी पाकिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यह एक बार फिर MBS की ट्रंप से फोन पर हुई बातचीत का हिस्सा था। MBS ने मूलतः ट्रंप से कहा, देखिए, आप जो भी करें, अगर आप ये युद्ध फिर शुरू करते हैं तो आप अकेले रह जाएंगे और आपकी मूर्खता की कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। हम आपकी मूर्खता की कीमत नहीं चुकाना चाहते। तो MBS सीधे ट्रंप से कह रहे थे, इन सारे दुस्साहसों को बंद कीजिए।
इसलिए ईरान पाकिस्तान का रणनीतिक तालमेल कमोबेश मजबूत हो चुका है। सऊदी अरब का मामला बहुत बहुत जटिल है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अपनी इच्छा के विरुद्ध ही सही, उन्हें इस कूटनीतिक पहल में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो उन्हें ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसके लिए वे न तो तैयार हैं, न तैयार होना चाहते हैं, और न ही वे उसे चुका सकते हैं। Not willing, and they simply cannot pay. And even in terms of what happened with Yemen, यमन के मामले में भी देखें तो यमन के संदर्भ में सऊदी अरब पीछे हट रहा है। वे यमन के खिलाफ जो भी कोशिश करेंगे उसका जवाब यमनी सशस्त्र बल और अंसार अल्लाह देंगे, कम से कम 2 के बदले 1 के अनुपात में, और वे यह जानते हैं, इसलिए उन्हें शांत हो जाना चाहिए। तो क्या हम इसे पक्के तौर पर कह सकते हैं? मैं पक्के तौर पर नहीं कहूंगा, लेकिन क्या यह कहा जा सकता है कि पर्दे के पीछे चल रहा कूटनीतिक माध्यम, क्योंकि ये मत भूलिए कि इन सारी बातचीतों को पूरी ताकत से समर्थन देने वाली महाशक्ति चीन है, तो चीन की पृष्ठभूमि में ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ओमान और कतर के साथ क्या यह संभावना है कि ये मरा हुआ मुद्दा आखिर उतना मरा हुआ न हो जितना हर कोई समझ रहा है? हाँ है। Yes, there is. So this is probably the number one. तो ये शायद संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के इस ताज़ा तंत्रम के बाद सबसे बड़ा सबक है। हालात ने उन्हें मजबूर किया, और बेशक फ़ोन कॉल्स और कूटनीतिक फ़ोन कॉल्स की बाद ने भी, जिनमें उनसे कहा गया ऐसा मत कीजिए क्योंकि ये बेतुकेपन से भी आगे की बात है। इस पिछले सप्ताहांत ईरान के खिलाफ बहुत नक के दरवाजों वाला हमला नहीं हुआ, तो अब हम इस स्थिति में हैं। ये बहुत अहम है कि इन फ़ोन कॉल्स की बाढ़ के बीच मुनीर MBS की एक समझ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और MBS वे हमेशा अस्थिर रहते हैं, हमेशा दांव बचाकर चलते हैं और बहुत खतरनाक हैं, लेकिन कभी कभी मुनीर के दिमाग में रियल पॉलिटिक की झलक दिखती है, और MBS में भी। इस मायने में वे एक ही पक्ष में हैं कि ट्रंप के डिमेंशिया को काबू में रखा जाए और मरे हुए बिल्ली के बच्चे को फिर से जिंदा करने में निवेश किया जाए। इसलिए मैं आप में से किसी के सामने जरूरत से ज्यादा आशावादी बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं आपको वास्तविक तस्वीर देने की कोशिश कर रहा हूं। युद्ध का कोहरा है, कोहरे पर कोहरा है, कोहरे की कई परतों वाली दीवारें हैं, और बहुत गहराई में एक बहुत बहुत छोटी लेकिन अब भी जीवित उम्मीद है। वह ऐसे है जैसे पोसाइडन के क्रोध से बेहद उग्र हो चुके महासागर के बीच एक बेड़ा रास्ता बना रहा हो। मौजूदा ओडिसी वाले रूपकों पर लौटें तो इस वक्त हम यही देख रहे हैं, और ये छोटा सा बेड़ा ही वह मरी हुई बिल्ली है। वह अब भी वहीं है, वह अभी तक महासागर में डूबी नहीं है, जो काफी आश्चर्यजनक है। और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि इस मरी हुई बिल्ली वाले बेड़े पर कोई यूलिसिस नहीं है। ये लोगों का एक समूह है जिनमें से कई दिखाई भी नहीं देते। हम कभी नहीं जानते कि वे कौन हैं, और वे कौन हैं। पाकिस्तानी वार्ताकार, ईरानी वार्ताकार, ओमानी वार्ताकार, खतरी वार्ताकार, ये वे लोग हैं जो उफनते हुए महासागर के बीच बिल्ली को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगले मान लीजिए 10 से 12 दिनों में कुछ होने की संभावना है, 60 दिन की समय सीमा खत्म होने तक। MOU पर बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है, शायद ये 16 अगस्त को फिर शुरू हो सकती है, ठीक उसी वक्त जब समय सीमा कह रही हो अलविदा, बस खत्म हो गया, और जवाब आए नहीं नहीं अभी खत्म नहीं हुआ है, चलो फिर से शुरू करते हैं। तो ये एक ऐसी कहानी है जो नाटकीयता से भरी हुई है। इसमें कोई सवाल ही नहीं है। सबसे अहम किरदार आपको दिखाई नहीं देते, और जाहिर है मुख्य किरदार दुर्भाग्य से ऐसा व्यक्ति है जिसे ये भी नहीं पता कि वो कौन है। बस इतना कि वह एक महाठग है जिसे ब्रह्मांड के इतिहास की सबसे बड़ी ताकत के राष्ट्रपति पद तक पहुंचा दिया गया, जो अब जाहिर है वैसी नहीं रही। तो मैंने कोशिश की कि आपको चल रहे कुछ बेहद कठोर और धूर्त तंत्रों की अपेक्षाकृत हल्के अंदाज में व्याख्या दूं, लेकिन आप सभी को थोड़ी उम्मीद और सुरंग के अंत में थोड़ी रोशनी देने के लिए
उस पर मरी हुई बिल्ली वाली बेड़ा अभी भी खुले महासागर में है और कम से कम अभी तक डूबी नहीं है। and it has not submerged, at least not yet. Okay, Mr. Z, go ahead. ठीक है With your मिस्टर global- जेड, अपना अतिरिक्त बिंदु रखिए। असाधारण सारांश। मुझे ये बात बहुत पसंद है कि आप हर घंटे, सचमुच हर घंटे, सामने आ रहे बेहद जटिल घटनाक्रमों को हमारे वैश्विक दर्शकों तक इस तरह पहुंचाते हैं कि माहौल हल्का फुल्का बना रहता है ताकि वे वास्तव में निराश न हो। और साथ ही उन्हें उस जानकारी से कहीं ज्यादा जानकारी मिलती है जितनी उन्हें वरना मिल पाती। कॉरपोरेट मीडिया और स्वतंत्र मीडिया में जो प्रचार है उसकी बस पहुंची नहीं है। मैं एक जोखिम लेकर कहूंगा, आपने जोखिम लेकर ये बात नहीं कही, लेकिन मैं कहूंगा क्योंकि मैं इनमें से कुछ लोगों से बात कर रहा हूं और उनके बोलने के लहजे को समझ सकता हूं। मैं उनका उत्साह भी परख सकता हूं। I can judge their enthusiasm. I can judge the way they present facts that are happening. मैं जमीन पर हो रही घटनाओं के बारे में वे जिस तरह तथ्य पेश करते हैं उसका आकलन कर सकता हूं। इसलिए मैं एक अनुमान लगाते हुए हमारे वैश्विक दर्शकों के लिए आपकी यही बात के अलावा ये जानकारी देना चाहूंगा। इस समय पाकिस्तान, ईरान और यह अहम है, सऊदी अरब के बीच एक साफ बल्कि सचमुच बहुत गहरा गठजोड़ बन रहा है। सऊदी अरब अब तक इस नए समीकरण को लेकर वास्तव में उत्साहित नहीं था। ये सब सिर्फ पिछले कुछ दिनों में हुआ है और मुझे जो भी जानकारी मिली है उससे मुझे लगता है कि अरागची अगले 2-3 दिनों के भीतर पाकिस्तान में होंगे। Arakchi will be in Pakistan within the next 2-3 days, and Galibaf will be in Islamabad. और गालिबाफ 14 अगस्त को इस्लामाबाद में होंगे, जो पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और उनकी उन सभी लोगों से मुलाकातें होंगी जो इस अंतिम चरण में शामिल हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ये एमओयू का अंतिम चरण है या उस मरी हुई बिल्ली का मामला है, इससे पहले कि 16 तारीख को बिल्ली को जिंदा या मरा हुआ घोषित किया जाए। बैठकें असीम मुनीर, शहबाज शरीफ, इशाक डार और मोहसिन नकवी के बीच हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण लेकिन नाम न बताए गए खिलाड़ी भी हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में सऊदियों के साथ, विदेश मंत्री के साथ और यहाँ तक कि एमबीएस की असीम मुनीर से सीधे बातचीत के जरिए पर्क शामिल, और फिर असीम मुनीर की तरफ से ट्रंप को संदेश भी। Then messages by Asim Munir to Trump. So I'm going on a limb saying all these things because तो मैं ये सारी बातें कहने का जोखिम उठा रही हूँ क्योंकि मुझे उन लोगों का सम्मान, विशेषाधिकार और भरोसा हासिल है जो सक्रिय रूप से ये सब संगठित कर रहे हैं। इसलिए एक उम्मीद है, भले ही बहुत छोटी, कि बिल्ली को जिंदा घोषित किया जाएगा। और ये उम्मीद भी है कि जिस घातक टॉडलर ने लगातार तनाव बढ़ाया है, मैं बस इतना कहूंगी, घातक टॉडलर, वह 4 साल का बच्चा है, लेकिन घातक भी। अब समय आ गया है कि वो इसे रोके। और मुझे बताया गया कि ये बात वास्तव में सीधे उसे एमबीएस यानी क्राउन प्रिंस ने पहुंचाई थी, और फिर आसिम मुनीर ने उसका समर्थन किया। हमारे लिए यह बहुत बहुत जरूरी है। very, very important for us Which is to his say that. mediator. It's impossible. ये मध्यस्थ कौन है? I'm sorry. ये नामुमकिन है। Very मुझे माफ कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है मिस्टर जेड, क्योंकि ट्रंप मध्यस्थ के तौर पर भरोसा करते हैं। इसलिए जाहिर है उन्हें असीम मुनीर की बात सुननी होगी। वह किसी की नहीं सुनते, लेकिन शायद ये दुनिया के उन बहुत कम लोगों में से एक हैं जिनकी बात उन्हें सुननी चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति हैं जो संभव तक पर्याप्त दबाव बना सकते हैं। because he's the only person who could possibly deliver enough rep. Yes, and I will go on the limb by saying और मैं ये कहने का जोखिम उठाऊंगा और अपने दर्शकों को बताऊंगा कि कॉल एमबीएस ने की थी, लेकिन उसके तुरंत बाद आसिम मुनीर ने भी इसका समर्थन किया और कहा, हाँ, कृपया क्राउन प्रिंस की बात सुनिए। और क्राउन प्रिंस उनसे कह रहे थे, आपको पीछे हटना होगा, आपको पीछे हटना होगा। और इसकी अभी पूरी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मुझे उस दफ्तर के एक व्यक्ति ने यह भी बताया कि एमबीएस ने एक परोक्ष धमकी दी थी कि अगर आप आगे बढ़ने का फैसला करते हैं तो हमारा हवाई क्षेत्र आपके लिए उपलब्ध नहीं होगा। पिछले 50 वर्षों में दूसरी बार ऐसा हुआ है। सही है, तो वो पीछे हट गए। True. so. And He stood down. it has been confirmed कई स्रोतों ने अपने अपने तरीकों से इसकी पुष्टि की है।
बिल्कुल। तो MBS का ये फ़ोन कॉल वाकई बहुत बहुत गंभीर मामला था। really serious. Yes. जिस बात की खबर नहीं आई, जो रडार के नीचे रही, वह है असीम मुनीर का दबाव। By Asim Munir. Do you have, of course, this बेशक ये लगभग एक राज्य रहस्य जैसा है, but did the people at the लेकिन क्या असीम मुनीर के करीबी लोगों ने आपको कमोबेश ये बताया कि असीम मुनीर ने ट्रंप को किस लहजे में कहा था कि स्थिति कितनी गंभीर है और अगर वह तनाव बढ़ाने का फैसला करते हैं तो कोई भी उनके साथ नहीं होगा? would be behind him if he decides to escalate? I am privileged, honored, trusted by. मुझे ये सौभाग्य मिला, ये सम्मान मिला और कमरे में मौजूद लोगों ने मुझ पर इतना भरोसा किया कि मैं वह जानकारी जुटा सकूं। मेरा मतलब है उसे बिना किसी लाग लपेट के, बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के, हमारे चैनल के जरिए बाकी दुनिया तक पहुंचाने के लिए। और हाँ, मुझे बताया गया कि यह असीम की ओर से ट्रंप को अब तक का सबसे गंभीर संदेश था। श्री ट्रंप से कहा गया कि तनाव बढ़ाने का समय खत्म हो चुका है, और ठीक यही शब्द थे, तनाव बढ़ाने का समय खत्म हो चुका है। इसे इसी तरह कहा गया था, और मुझे इतना सौभाग्य, सम्मान और भरोसा मिला कि मैंने ये बात उस व्यक्ति से सुनी जिसने वास्तव में ये शब्द सुने थे। Heard this from somebody who actually heard those words. So we can say confidently, yes, the तो हम भरोसे के साथ कह सकते हैं कि हाँ, अधिकतम संभव दबाव इस तरह डाला गया कि श्री ट्रंप के पास उसे स्वीकार करने और पीछे हटने का विकल्प मौजूद था। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि आगे क्या होता है। हाँ, मुझे बताया गया अमेरिकी पक्ष की ओर से आगे क्या होता है। मुझे बताया गया कि मेरा मतलब है, ये फिर से उनकी व्याख्या है कि क्या चल रहा है। मुझे बताया गया कि सभी पक्षों के बीच इस पर बहुत गंभीरता से विचार हो रहा है। मेरा मतलब है जाहिर तौर पर ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, ओमान और वे अमेरिकी जिनके साथ उनका संपर्क है, कि ऐसा समाधान निकलेगा जिसमें बल प्रयोग शामिल नहीं होगा, सैन्य कार्रवाई शामिल नहीं होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। So But it's an important, very important. this would imply some इसका मतलब होगा कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ, are going to मिस्टर जेड, कि अमेरिकी कूटनीति को एक मौका देने जा रहे हैं। whole planet पूरी दुनिया को इसकी खिदफो गफो। not expecting that to happen. That is why it's so important that we bring it to the to इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो जानकारी देने के लिए हम पर भरोसा करते हैं। ऐसी जानकारी जो सीधे स्रोतों से हो, जिसे हमने परखा हो और जिसमें कोई बनावट न हो। हाँ, बिल्कुल 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 अभूतपूर्व। लेकिन जो सारी गतिविधियां हम देख रहे हैं वे इसका समर्थन करती हैं। मेरा मतलब है जो लोग जमीन पर हैं वे ये गतिविधियां देख रहे हैं। दुर्भाग्य से पश्चिमी मीडिया अब भी पाकिस्तान को एक अहम खिलाड़ी नहीं मानता और वहां जो कुछ भी हो रहा है उसकी पूरी कवरेज नहीं करता। मेरा मतलब है इस सारी गतिविधि का केंद्र यही है। ईरान पाकिस्तान गठजोड़, पाकिस्तान चीन गठजोड़, पाकिस्तान सऊदी अरब गठजोड़ और बढ़ते तौर पर खतर के साथ और अब कुवैत के साथ भी। तो ये ही खिलाड़ी हैं। with Qatar and also now with Kuwait. So these are the players. And very, very important, the fact that China in the background और एक बहुत बहुत अहम बात यह है कि चीन पर्दे के पीछे है। and will never see ये ऐसी चीज है जो किसी को दिखाई नहीं देती। हम इसे नहीं देख सकते और हम इसे कभी नहीं देख पाएंगे। चीन कैसे चलता है? चीनी चालें बेहद परिष्कृत और बेहद गोपनीय होती हैं और वे हर समय मौजूद रहती हैं। तो आप जानते हैं, अगर हम इन सभी खिलाड़ियों को जोड़ने वाली कड़ी का पीछा करें तो उनके ठीक पीछे चीन है। बिल्कुल ठीक है। बस एक सेकंड, ये बात पूरे अमेरिकी मुख्यधारा के मीडिया में और कुछ स्वतंत्र मीडिया में भी पहले ही शुरू हो चुकी है। वह बात जो हम महीनों से जानते थे कि इस युद्ध का नंबर एक विजेता, असली विजेता चीन है। बिल्कुल है, क्योंकि ये शुरू से ही चीन के खिलाफ एक अप्रत्यक्ष युद्ध है। an indirect war against China from the beginning. And in many aspects, direct. और कई मायनों में सीधे तौर पर भी। When you talk जब आप तेल के रणनीतिक अवरोध बिंदुओं की बात करते हैं, तेल बाजार की बात करते हैं, पश्चिम एशिया की बात करते हैं, ईरान की बात करते हैं, ईरान चीन रणनीतिक साझेदारी की बात करते हैं, ब्रिक्स, SCO, न्यू सिल्क रोड वगैरह की बात करते हैं, तो ईरान पर हमला चीन पर हमला है।
यूरेशिया के एकीकरण पर नजर रखने वाला हर व्यक्ति ये जानता है। सिर्फ पिछले कुछ वर्षों, मान लीजिए 1 या 2 दशकों से नहीं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी। इसलिए जाहिर है, हम शुरू से ही जानते थे कि चीन कभी भी ईरान को पराजित होने नहीं देगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उसे शासन परिवर्तन और अंदरूनी विघटन का शिकार नहीं बनने देगा, कभी नहीं। और वे ये चीनी तरीके से करेंगे, बिना एक भी गोली चलाए, और उन्होंने ठीक यही किया। कूटनीतिक समर्थन, कई स्तरों पर सैन्य समर्थन, भू राजनीतिक समर्थन और पाकिस्तान के जरिए बहुत अहम समर्थन, क्योंकि पाकिस्तान और चीन पड़ोसी हैं, जैसे पाकिस्तान और ईरान भी पड़ोसी हैं। तो चीनी रणनीति इस बात का शानदार उदाहरण है कि वह कितनी तेज और कितनी परिष्कृत है। बस यही बात है, और वे किसी भी संभावित समाधान में सीधे तौर पर शामिल हैं। और किसी भी संभावित समाधान का मतलब यही होगा कि अमेरिका अपने अप्रत्यक्ष युद्धों में भी चीन के खिलाफ हावी नहीं हो सकता। फिर भविष्य में अगर वे इतने मूर्ख हों कि सीधे युद्ध में उतर जाएं, तो उसकी तो बात ही अलग है। खैर, मैं इसमें एक और पहलू जोड़ सकता हूँ जिस पर हमने चर्चा नहीं की, लेकिन करनी चाहिए। पाकिस्तान, चीन और ईरान के बीच गोपनीय सैन्य सहायता पहुंचाने का माध्यम रहा है, खास तौर पर बहुत उन्नत चीनी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों और बेइदौ प्रणाली के एकीकरण से जुड़ी सहायता में। पाकिस्तान को इनका अनुभव है, और यह सब बहुत गोपनीय तरीके से हुआ है। पिछले हफ्ते, यानी हाल ही में पिछले हफ्ते तक, इसमें थैलेस, हमने अपने पिछले कार्यक्रमों में इस पर चर्चा की थी। बिल्कुल, यह ऐसी जानकारी है जो बहुत कम लोगों के पास है, अगर किसी के पास है भी तो। ये ग्वादर के रास्ते कैसे गया, और फिर ग्वादर से जमीन के रास्ते ईरान तक कैसे पहुंचा। और ये बेइदौ यानी चीनी सैटेलाइट प्रणाली को ईरानियों के पास जो व्यवस्था है उसके साथ एकीकृत करने का उन्नत रूप है। और जाहिर है, ये चीनी रणनीति का हिस्सा है जिसे पहचानना बहुत मुश्किल है। इसके बारे में आपको भी पता चलता है जब आपके पास अंदरूनी जानकारी हो। और बेशक पाकिस्तानी स्रोतों के मामले में ऐसा ही है। और हमारे चैनल का मकसद, हमारे चैनल का उद्देश्य यही सब आप तक पहुंचवा। बिल्कुल ठीक है मिस्टर जेड, क्या हम इसे यहीं खत्म करें? हाँ, कृपया आगे बढ़िए और तब तक के लिए अपने आखिरी शब्द कहिए जब तक हम फिर नहीं मिलते। उम्मीद है वो बहुत जल्द होगा, और तब हमारे पास कहीं ज्यादा अपडेटेड जानकारी होगी। मेरी कल सर्जरी है। कैलिप्सो, चौथन क्या? मुझे पता है, लेकिन मेरी कल सर्जरी, इसलिए दुर्भाग्य से मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम कुछ करने का तरीका निकाल लेंगे, शायद लैरी और मैं। कोई समस्या नहीं। अगर नहीं तो फिर गुरुवार को। तो कृपया आगे बढ़िए और अपने अंतिम शब्द कहिए। मेरे अंतिम शब्द ये होंगे, अगर आपको हमारा काम पसंद है और अगर आप हमारी मदद करने की स्थिति में हैं, तो हम बहुत खुशी से आपका समर्थन स्वीकार करेंगे। ये सिर्फ $5 प्रति महीना है। कृपया हमारे सबस्टैक चैनल पर जाइए, उसी नाम से ट्रांजिशन प्रोटोकॉल, और पेड मेंबर बनिए। हफ्ते में 2 बार हम ये बेहद परिष्कृत और बेहद संक्षिप्त सुरक्षा अपडेट आपके मेल बॉक्स में भेजेंगे, हफ्ते में 2 बार। और कृपया सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन दबाइए, और पेपे सेशन का अंतिम समापन करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, मैं आपको एक तस्वीर के साथ छोड़ता हूँ। आप सभी जिन्होंने ओडिसी देखी है, एक जंगली समुद्र के बीच में एक बेड़ा है जिसे पोसाइडन नियंत्रित कर रहा है। उसमें मरी हुई बिल्ली है, लेकिन वो मरी हुई बिल्ली मरने से इनकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद कल मिलते हैं। इसे खत्म करने का ये बहुत अच्छा तरीका है, और ये कहने बिल्कुल सटीक तरीका है कि इस वक्त वास्तव में क्या हो रहा है, क्या बस सक्रिय रूप से चल रहा है।